हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत कुमार करंट अफेयर्स के आज के इस भाग में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक टर्म को समझेंगे जो है इक्विलाइजेशन लेवी। अब ये इक्विलाइजेशन लेवी अभी हाल के दिनों में न्यूज़ में आया। क्यों न्यूज़ में आया वो देखिए कि भारत सरकार ने जून 2020 में यह घोषणा कर दी कि यह इक्विलाइजेशन लेवी जो कि 2% की दर से ऐसे कंपनियों पे लगाया जाएगा जो कि नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे Amazon.com। तो यह लेवी को टाला नहीं जाएगा। दरअसल कुछ विदेशी कंपनियों ने इस लेवी को कुछ समय तक टालने का आग्रह भारत सरकार से किया था। Thus, the government is moving ahead with this levy। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार अब यह इस लेवी को, इस टैक्स को लगाने के लिए जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से फोर्स में आ चुका है। अब ज़रा इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में देखें कि कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। दरअसल यह इक्विलाइजेशन लेवी 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2016 में किया गया था। इस इक्विलाइजेशन लेवी को गूगल टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि दरअसल जब ये लागू किया गया था तो इसका सबसे अधिक असर गूगल पर ही पड़ता, इसीलिए इसका नाम गूगल टैक्स भी पॉपुलरली कहा जाता है ना। तो ये जो इक्विलाइजेशन लेवी है ये 6% की दर से वैसे कंपनियों पे लगाया गया जो कि नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि भारत में अवस्थित नहीं है और सेवाएं दे रहे हैं, और जिनका पेमेंट यानी इनकम जो है 1 लाख रुपया से अधिक है। किस आय, कौन सी आय 1 लाख रुपये से अधिक है? तो जो सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं मूल रूप से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में कहा गया है कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से लाभ कमाया जा रहा है, और यदि वह 1 लाख रुपया से अधिक है 1 साल में, तो उस पर 6% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। दरअसल ऑनलाइन सेवाओं पर टैक्स लगाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। तो सरकार ने जो प्रावधान किए थे उसमें कई सारी सेवाएं शामिल थी, मगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट था। तो गूगल, जैसा आप जानते होंगे कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट गूगल के ऊपर चलता है और करोड़ों का उसमें जो है गूगल को लाभ होता है उससे। तो अभी तक वो टैक्स के दायरे में नहीं था, और ये इक्विलाइजेशन लेवी लागू होने के बाद गूगल जैसी और भी कंपनियां गूगल के साथ इस टैक्स के दायरे में आ गई। तो ये मूल रूप से वैसे रेवेन्यू पर लगाया गया जो भारत में गूगल अर्न करता है, और जो एडवर्टाइज़र हैं वो इस पैसे को पे करते हैं। दरअसल यह जो टैक्स है इट इज़ एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स कंपनीज। ये सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी पर एप्लीकेबल है जो कि भारत से रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। सभी कंपनियों पे नहीं है, ई कॉमर्स की कंपनियों पे जो इंडियन कस्टमर से अर्न कर रहे हैं और जिनका कि यहाँ पे टेंजिबल प्रेजेंस नहीं है। यानी जो मदर कंपनियां हैं मूल रूप से, जैसे कि अमेजन है जो कि अमेरिका की कंपनी है, तो
मदर जो कंपनी है वो अमेरिका की है, तो उनका टेंजिबल प्रेजेंस यहाँ नहीं है। इसलिए ऐसी कंपनियाँ जिनका टेंजिबल प्रेजेंस भारत में नहीं है और भारत में रेवेन्यू अर्न कर रही है, तो उस रेवेन्यू पर ये टैक्स लगाया जाएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो इक्विलाइजेशन लेवी है यह एक डायरेक्ट टैक्स है। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। समान तौर पे हम ये समझते हैं कंपनियों पे जो टैक्स लगाया जाता है वो कंपनियां क्या करती है, उस टैक्स को जो है कस्टमर के तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन यह एक डायरेक्ट टैक्स है, अर्थात ये कंपनियों की आय पर लगने वाला टैक्स है। तो एग्जामिनेशन में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि यह एक डायरेक्ट टैक्स है विच इज विदहेल्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपिएंट। सामान्य भाषा में आप ये समझ लें कि जो भारत की कंपनियां जो एडवर्टीजमेंट देती हैं वो एडवर्टीजमेंट देने के बदले रेवेन्यू देती है, यानी उनकी कीमत देती है ई कॉमर्स कंपनियों को। तो गूगल को पे टैग, मान लीजिए कि गूगल पे ऐड दिया गया, तो गूगल पे जो ऐड दिया जिस कंपनी ने दिया वो कंपनी गूगल को पैसा देगी। तो जो कंपनी गूगल को पैसा देगी उसी कंपनी का ये उत्तरदायित्व है कि इस टैक्स को विथहेल्ड कर ले भारत सरकार को देने के लिए। इसको ठीक से समझ लीजिए, यह एक विथहोल्डिंग टैक्स है, अर्थात जो ई कॉमर्स की विदेशी कंपनियां हैं उनके पास जो लाभ जा रहा है, जो रेवेन्यू जा रहा है, उसमें से टैक्स विथहेल्ड कर लिया जाएगा पहले ही। मतलब पहले ही जो है सरकार उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लेगी, तब वो जो लाभ होगा वो कंपनियों तक, ई कॉमर्स की कंपनियों तक जाएगी। दिस लेवी इज इम्पोज्ड ऑन B2B ट्रांजैक्शन ओनली। ये बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शन पर ही सिर्फ लागू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात एक कंपनी ऐड दे रही है और दूसरी कंपनी जो उस ऐड के लिए चार्ज कर रही है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसी ट्रांजैक्शन पर यह टैक्स लगेगा। अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस टैक्स स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट हुआ, और वह अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2020 के द्वारा किया गया। आपको पता होगा कि बजट जब पास होता है तो फाइनेंस बिल पास किया जाता है, तो बजट के साथ ही ये फाइनेंस बिल पास किया गया 2020 में, जिसमें कि इस इक्विलाइजेशन लेवी का जो क्षेत्र है, जो एम्बिट है, उसको बड़ा कर दिया गया। अभी तक जो है मूल रूप से ई कॉमर्स कंपनियों जो सेवा दे रही थी, खास करके जो एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, तो एडवर्टीजमेंट में जो रेवेन्यू अर्न कर रहे थे उस पर लगाया जा रहा था। अब इसका दायरा को बढ़ा दिया गया। अब इसके दायरे में वे सारी ई कॉमर्स की कंपनियां आ गई, वे सारी ई कॉमर्स कंपनियां आ गई which operation involve supply of services including online sale of goods and provision of services। जो ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे अमेजन की कंपनी है और फ्लिपकार्ट भी अब उसमें शामिल हो गया। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको भी इस लेवी के दायरे में लाया गया है, इसके एम्बिट को बढ़ा करके, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। यानी कि जो सर्विस ऐसे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं इंडिया के अंदर अमेजन जैसी कंपनियां, उन पर 2020 से ये लेवी लागू होगा, जो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होगा, और इसका रेट जो होगा वो 2% का होगा। तो ध्यान रहे, जो गूगल पे टैक्स लगा था वो 6% था, और अभी जो टैक्स यहाँ पे लग रहा है वो है 2%। अर्थात एडवर्टाइजमेंट पे जो टैक्स था वो 6% था। तो दो तरह के टैक्सेस हो गए, 2 रेट्स हो गए इसके।
पहला एक हो गया 6% जो एडवर्टाइजमेंट पे लगेगा, और दूसरा हो गया 2% के रेट से जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अमेजन जैसी कंपनियां और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पे। तो 2 रेट्स जो है इस लेवी के हो गए। अब देखिए कह रहा कि पेनल्टीज़ क्या क्या होंगे। अगर नॉन पेमेंट किया हो गया, यानी कि पेमेंट अगर नहीं दिया, दैट विल रिजल्ट इनटू पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी। जितना लेवी होगा उस इक्वल अमाउंट पे पेनल्टी उस पर लगाया जाएगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और साथ ही उस लेवी के साथ इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। जितने समय तक का नॉन पेमेंट होगा उतने समय तक का इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। द नॉन पेमेंट वुड अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% की दर से उस पर इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी महीना अगर शुरू हो गया 2 दिन 5 दिन 10 दिन भी हुआ तब भी 1% लग जाएगा, और 1 महीने का भी 1% लगेगा। तो पेनल्टी लगेगा अगर नॉन पेमेंट हुआ तो कितना लगेगा, 1% लगेगा पर मंथ के हिसाब से। और दूसरी बात जो कही गई है वो कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया कंपनियों की तरफ से कि भाई हमारा इनकम 1 लाख से कम हुआ है, या कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया, तो ऐसी स्थिति में दे आर सब्जेक्ट टू इम्प्रिजनमेंट टू अ टर्म अप टू 3 years एंड अ फाइन। 3 साल तक का उनको जेल हो सकता है और उन पर फाइन लग सकती है। तो ये पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है। अब इसमें ये कहा गया कि कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, 2 कंडीशन की बात इसमें कही गई है कि पेमेंट कौन करेंगे। पेमेंट यानी कि टैक्स वही कंपनी भरेंगे जो 2 कंडीशन को फुलफिल करेंगे। नंबर 1, द पेमेंट शुड बी मेड टू द नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर। जो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको पेमेंट दिया जा रहा है, यानी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में नहीं हैं, विदेशों में हैं। और दूसरी जो बात कही गई, दूसरा जो कंडीशन है वो है एनुअल पेमेंट मेड टू वन सर्विस प्रोवाइडर एक्सीड ₹1 लाख इन 1 फाइनेंशियल ईयर। अगर जो पेमेंट किया जा रहा है उन कंपनियों को, वो उनका जो अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा है, तभी वो टैक्स देंगे, नहीं तो उनको टैक्स देने से छूट होगा। तो ये 2 कंडीशन है, एक तो भारत में वो प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है यानी वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि 1 लाख रुपया से अधिक एक वित्तीय वर्ष में उनका अर्निंग होना चाहिए। अब है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, ये लेवी कहाँ नहीं लगाया जाएगा। कह रहा है कि इफ़ दी सर्विस प्रोवाइडर हैज़ ए परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है भारत में, एंड सर्विस प्रोवाइडेड इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विथ सच परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, और जो सेवा दी जा रही है वो इफेक्टिवली कनेक्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, should be effectively connected with the permanent establishment। जैसे जो अमेजन है, तो अमेजन की कई सारे ऑफिसेज आपको इंडिया में भी खुले हैं, लेकिन वो जो उनको पेमेंट किया जाता है वो उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो सीधा चला जाता है मदर कंट्री के पास जो कि यूएस में है। तो वो इफ़ेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, जो इसलिए जो है उस पर ये लागू नहीं होगा। ऐसी कंपनियां जो परमानेंटली भारत में इस्टेब्लिश्ड हैं उन पे तो भारत के कानून के हिसाब से वो सारे टैक्सेस लगेंगे जो लगाए जाते हैं भारत की कंपनियों पे। और दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि वेयर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड सर्विस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 1 लाख रुपीज़, यानी 1 लाख से कम अगर उनका अर्निंग है, रेवेन्यू अर्निंग हुआ है, तो उन पर जो है ये टैक्स लागू नहीं होगा, जो पहले भी जिसकी चर्चा कर चुके हैं। तो ये मूल बातें ये जो इस लेवी के अंदर है, इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर। अब इसमें 1-2 टर्म जान लेते हैं। एक तो लेवी जो हम बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक है नॉन
रेसिडेंट। तो ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर कर लेते हैं, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लेवी किसे कहते हैं? देखिए भाई, लेवी क्या है? एक जेनेरिक टर्म है। तो कह रहा है द टर्म लेवी इम्प्लाई चार्जेस, यानी कोई भी चार्ज को हम लेवी कहते हैं। जैसे टैक्स भी को भी हम लेवी कह सकते हैं, ड्यूटी को भी, कोई फाइन लगाया गया किसी कोर्ट के द्वारा, और कोई भी फ़ी लगाया जाता है वो सब लेवी कहलाता है। जैसे हम स्टॉक कहते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक के अंदर शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर और सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। उसी तरह से लेवी जो है एक जेनरिक टर्म है। तो यहाँ पे हम लेवी टर्म का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैक्स के संदर्भ में कर रहे हैं। भारत में जो लेवी इम्पोज करने का जो पावर दिया गया है वो दो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को, और दूसरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कि दे हैव बीन एम्पावर्ड टू लेवी टैक्सेस। अब दूसरा टर्म देख लेते हैं, नॉन रेसिडेंट का क्या मतलब है। देखिए, टैक्स जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि जो जिस व्यक्ति पर टैक्स लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स इन पर्टिकुलर, वो व्यक्ति क्या रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो अगर वो व्यक्ति रेसिडेंट है, यानी यहाँ का रहने वाला है, अगर वो रेसिडेंट है तो वो इनकम टैक्स देगा, जो कि भारत में जिस तरह से जो भी नियम कानून है वो जिसके तहत सब पे टैक्स लगाया जाता है, उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो उनके सारे इनकम पे टैक्स लगेंगे, चाहे उनका अर्निंग भारत के अंदर हुआ हो या उनका अर्निंग आउटसाइड इंडिया से हुआ हो। यानी कि उनके दोनों आय पे टैक्स लगेगा। भारत में कमाई जो किया उस पर भी लगेगा, विदेश से जो कमाया है उस पर भी लगेगा। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो जो नॉन रेजिडेंट होंगे उनके उसी आय पर टैक्स लगेगा जो कि भारत में कमाई गई है। भारत के बाहर अगर कमाया गया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वैसे स्थिति में उनको हम नॉन रेसिडेंट कहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना जब हम खास करके इनकम टैक्स की अर्निंग के बारे में बात करते हैं, और उसी बेसिस पे जो है उन पे टैक्स इम्पोज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।